हे बच्चे पढ़ी कैसे हम सभी, हरे कृष्ण टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीड़ा फैमिली। आपको याद होगा जब इस साल हमने क्लास 10 की जर्नी को स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा था मैं सारा वो मटेरियल जो कि एक बच्चे को फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए चाहिए होता है वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूंगा। यस बच्चे पार्टी, सो आपको याद होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको तो पता ही होना चाहिए सीबीएसई का टर्म फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो ऐसे बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं और इस बार का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाना। ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म में टर्म फर्स्ट के लिए बच्चा चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर 6, चैप्टर 10 इन सभी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपलोड थे और आज बच्चा चैप्टर नंबर 11 का भी खात्मा होने जा रहा है। यार बेस्ट से बेस्ट सोच रहा हूं कि बच्चों आपके सामने रखा जाए और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप मुझसे चाहते हो या हर कोई बच्चा मुझे शेयर किया करो। आपके बड़े भैया की तरह बच्चा एक दोस्त मानो, एक टीचर मानो और जो भी आपको परेशानी हो रही है प्लीज मुझे टेलीग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चा चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो कि टर्म फर्स्ट क्लास 10 साइंस को फोकस कर रहा है। सेशन के दौरान मैंने आप सभी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उन सभी के आंसर जरूर देना। तो इस तरीके से अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट नहीं की है मैं आपको बोलूंगा बच्चा कर लेना टर्म फर्स्ट क्लास 10 साइंस से पहले, ताकि हर कोई बच्चा इस टर्म फर्स्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर सके। टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। कौन इस टारगेट को पूरा करेगा लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सीधा चलते हैं लेक्चर पे जहां पर लपेटेंगे एक एक करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को। लेट्स गो देयर। यस बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। बच्चा यहां पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल पे लपेटेंगे एंड बच्चा आपको ना रियलाइज होगा यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको इशारे कर रहे कि भैया पूरी एनसीईआरटी कवर कर लो। मतलब लगभग ये 18 से 19 क्वेश्चंस में आपको ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आएगा कि हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली, सारी बातें लगभग यहां पर कवर हो जाएंगी। एंड ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट है, कुछ लिमिटेड बातें हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यार ये इस बार टर्म फर्स्ट 2021 का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया है वहां भी है। एंड आपको एक कड़वा सच और मैं बताना चाहता हूं, शायद ना बताया कोई, कि यार जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते नहीं है। बच्चा पागलों की तरह कर रहा होता है कि सैंपल पेपर कर लो ना जीना। भैया सीबीएसई आपको सैंपल पेपर इसीलिए अनाउंस करते कि भैया तुम पैटर्न को समझो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये आएंगे बहुत सारे, लगभग 100 में से अगर मैं 60 बच्चे छाटू, 100 में से अगर मैं एक रेशियो लूं तो 40 को पता है कि भैया क्या लॉजिक है, 60 को नहीं पता होता। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में बांटे जाते हैं कि भैया तुम करो। अभी आप देखना कि अगर आप में से कोई गवर्नमेंट स्कूल का है, स्कूल वालों ने थोपा हुआ है कि जाओ सैंपल पेपर सॉल्व करके लाओ, और कुछ तो ने बात करी तो टीचर ये कह रहे हैं कि भैया तुम ना स्टेपलर मार के लगवा लो और एक थप्पा और दिखा देना कि हमने कर रखा है। ना जीना, ऐसा नहीं करना, सिर्फ पैटर्न को समझने के लिए होता है, ये बात समझने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। फाइन बच्चा, यस आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे बच्चा क्या कर रहा है, यस अ प्रिज्म ए बी सी विद बी सी एज अ बेस। मतलब आपके पास बच्चा है प्रिज्म है और उनकी ना जो ओरिएंटेशन से बच्चा, उनकी जो ओरिएंटेशन है, किसी को ऐसे रखा हुआ है, किसी को इन्वर्ट कर दिया, किसी को कुछ बेंड कर दिया, कुछ इस तरीके से है। और क्या किया गया है, और फिर वहां से देखो एक नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट को पास करवाया गया। फाइन, तो आपसे कह रहा है किस केस में आपको पता चाहिए जब भी किसी व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो कुछ क्या दिखा जाता है, एक बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिलता है और इसी को स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और ये जो फेनोमेन हो रहा है यहां पर क्या होगा, जो व्हाइट लाइट वो मेजर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। परफेक्ट है, यस। और होता क्यों डिस्पर्सन, क्योंकि यार देखो जो व्हाइट लाइट है इसके अंदर मेजर 7 कंपोनेंट्स हैं। एयर की बात की जाए तो उन सबकी स्पीड सेम होती है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंटर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से उनकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, तो वो अलग अलग एंगल से बेंड हो जाते हैं। तो आपको ये बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिलता है। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसे भेजा जाए तो किस वाले केस में आपका टॉप से बच्चा, टॉप से अगर जो पैटर्न बनेगा ना, जो आपका ये बैंड बनेगा VIBGYOR,
तो इसमें किसमें बेटा आपका ऊपर से थर्ड कलर आपका यस कलर ऑफ द स्काई होगा। मतलब किसका इशारा कर रहा है? हाँ जी, ये ब्लू की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक काम करते हैं, डिस्पर्जन को समझा जाए। देखो चाहिए क्या आपने एनसीईआरटी में सीखा क्या है कि आपके पास कुछ इस तरीके से प्रिज्म का ओरिएंटेशन है और यहां पर आपने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया तो आपको बच्चा यहां पर जो है बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिलता है। और इस बैंड ऑफ 7 कलर्स के लिए एक एक्रोनियम है, कौन सा? VIBGYOR। परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस तरीके से डिस्पर्जन हो रहा है तो ऊपर से थर्ड कलर कौन सा है? फर्स्ट में तो रेड है, सेकंड पे ऑरेंज है, थर्ड से आपका येलो। तो क्या इस ओरिएंटेशन से ऊपर से आपको ब्लू कलर मिला ना जी ना? तो क्या ये ओरिएंटेशन परफेक्ट है? नहीं। अब एक काम करें, एक काम किया जाए, मैंने इसी प्रिज्म को ऐसे कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। आपने बहुत सुना होगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसा बनता है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड। मतलब जो टॉप में वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे आपका ऊपर है। और एक बात और ध्यान रखो यार, जब भी डिस्पर्जन टेक्स प्लेस करता है बच्चा, हमेशा लाइट किसकी तरफ बेंड करता है? लाइट बच्चा हमेशा बेस की तरफ बेंड करता है। आपको दिखना चाहिए, ये रहा बेस, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है बच्चा, ये बेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आते हैं। और इस चीज को मैंने आपको कैसे याद कराया था? ओ धरती माता तुझे सलाम, ओ धरती माता तुझे सलाम। मतलब क्या है? व्हाइट लाइट गया मिशन पर, धरती से दूर जा रहा है। यस, धरती से दूर जा रहा है। और कहां जा रहा है? मिशन कंप्लीट होने के बाद धरती माता के पास जा रहा है। परफेक्ट है। सेम वही कहानी है। आप मुझे बताओ बच्चा, यहां से आपने प्रिज्म को भेजा, यहां से आपने इंसिडेंट व्हाइट लाइट को भेजा। आप मुझे बताओ, तो आपका रिफ्रैक्शन के बाद जो डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन के बाद बच्चा जो लाइट रेज है वो कहां बेंड होती हुई नजर आएंगी? ऑब्वियस सी बात है, बेस की तरफ है। तो अब बेस की तरफ सबसे नीचे वायलेट था, सेम वही कहानी होगा, यहां पर ये वायलेट होगा, है ना चाहिए। बेस के सबसे पास कौन होता है? बेस के सबसे पास वायलेट होगा। देन करते करते ना तो चाहिए वायलेट होगा, देन इंडिगो, और ये ब्लू, और ये ग्रीन, ये आपका येलो, ये आपका ऑरेंज और रेड है। और आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों लग रहा है मेरा काम हो गया, मेरा जुगाड़ हो गया भैया, प्रिज्म आपको उल्टा करने से मेरा काम हो गया। फिर से बोला जाए, आपको उल्टा करने से मेरा काम हो गया। यस बच्चा, काम हो गया। क्या क्वेश्चन था कि टॉप से थर्ड कलर कौन सा कलर ऑफ स्काई होगा? दैट्स योर आंसर। मतलब इसका मतलब कुछ ऐसे ओरिएंटेशंस में आपका जुगाड़ मिल जाएगा। यस, तो यहां पीछे आ जाओ। तो क्या फर्स्ट में पॉसिबल है? ना जी ना। क्या सेकंड पे? हाँ जी हाँ। सर थर्ड और फोर्थ तो आपने यार इनको डिस्कस ही नहीं किया। ऐसा भेदभाव क्यों कर लो यार? देखो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये लाइन से आया परफेक्ट, आपका ये मान लो ऐसे होगा, ऐसे, और मान लो ये ऐसे है, आपका ये ऐसे होगा, आपका ये ऐसे होगा। तो सबसे नीचे कौन होगा? भी पास सबसे नीचे आपका वी होगा, सबसे ऊपर आपका आर होगा। तो क्या ऊपर से थर्ड कलर यहां मिलेगा? नहीं, तो कुछ इसकी तरह बन गया। आ जाओ सेम अच्छे, क्या देखो आपका, हाँ जी देखो आपका ये ऐसे आएगा, आपका ये ना ये बेस क्या ये बेस ये एवीएच है, इसकी तरह बेंड हो जाएगा। फाइन। और ये सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको? ना सबसे नीचे बच्चा मिल जाएगा आपको यस वी, आपका ये आर। सेम वही पैटर्न है। क्या इस केस में ऊपर से थर्ड कलर जब क्या ब्लू है बेटा? नहीं। तो आंसर क्या है? यस, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। एक बात ध्यान रखना, डिस्पर्जन हमेशा बेस की तरफ होता है, लाइट हमेशा वायलेट वाला सबसे बेस की तरफ नीचे होगा। फाइन फाइन फाइन, यस सर। तो आंसर सेकंड था। अब मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आ जाओ, दोनों फिगर को देखो और मुझे बताया जाए एंगल डी, यस एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किसके लिए होता है बच्चा? एंगल डी आपका मैक्सिमम किसके लिए होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आगे बढ़ा जाए? यस बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। दोपहर के समय सन हमें कुछ ऐसा नजर आता है, व्हाइट नजर आता है। परफेक्ट है। आज आपने एक काम करो, तीनों केस का पोस्टमार्टम कर लो। आज क्या बता दे वन सेकंड आपका। हाँ जी, तो ये रहा, मान लो ये सनराइज की बात है, ये सनराइज बच्चा, और क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होने वाला है, और ये आपका सनसेट है। परफेक्ट है, जब सन आपका होराइजन के पास होता है, और ये आपका नून का समय है। बहुत ही सिंपल सी बात है, सनराइज और सनसेट के केस में जब सन से रेस आती हैं तो सनराइज और सनसेट में बेटा ध्यान देना, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचते अर्थ की जो सन की जो रेस है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एज कंपेयर टू दैट इन द नून। मतलब नून के टाइम पे जो सन की रेस है उसको एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो इस वाले केस पे मिनिमम डिस्टेंस होता है, और आपका यस सनराइज और सनसेट में आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। आप मुझे बताओ सन का जो लाइट है वहां क्या बेटा? वी है, आई है, बी है, जी वाई ओ आर है। आपने सीखा हुआ है
इन 7 जो मेजर कलर्स है उसमें वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जब आपके सनराइज और सनसेट केस में सन की रेस एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपका यस एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करेगा, तो स्कैटरिंग होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा? वायलेट का। भैया वायलेट का वेवलेंथ सबसे हाँ जी कम होता है, और वेवलेंथ का कम होना स्कैटरिंग का ज्यादा। व्हाई? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेड जो कंपोनेंट है बच्चा, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। परफेक्ट है। ऐसे बच्चे मानो कि VIBGY का रेस हो रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ? यस आपका होराइजन से बच्चा, और ये रहा डेस्टिनेशन, मतलब ये रहा ऑब्जर्वर चलेगा। तो आप मुझे बताओ, वायलेट आएगा और लहरते हुए आएगा कि भैया मैं स्कैटरिंग खेलूंगा। ऐसे मानो कि ना इन सबको कुछ मैंने पैसे दे दिए हैं और आप जो है, तो आप बताओ स्कैटर मतलब क्या? आप पैसे को फैला रहे हो। तो वायलेट वाले का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो ये पैसे को ज्यादा फैलाएगा। अगर सबको बच्चा मैं 10,000 रुपीज दे दूं, तो आप मुझे बताओ कि डेस्टिनेशन तक सबसे ज्यादा पैसा लेके कौन जाएगा? रेड सर, क्योंकि रेड का बोलो बोलो बोलो, रेड का बच्चा वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो पैसे को मतलब राइट की रेस को स्कैटर सबसे कम करेगा, तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है। इसका मतलब जब रेस हो रही है सनराइज और सनसेट के केस में, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सर यहां पर क्या होता है? यहां पर जो रेड वाला है ये चीरते हुए तैर जाता है और कहां पहुंच जाता है? यस आपका डेस्टिनेशन तक। बाकी सब तो इन सब के वेवलेंथ कम है, तो स्कैटर करेगा, ऑब्वियसली स्कैटर करेगा, और स्कैटरिंग की वजह से हो सकता है कि ये आपका जो है वहां तक पहुंच ही ना पाए, पैसे पहले ही खत्म हो जाए, लाइट रेस पहले ही खत्म हो जाएगी, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो कौन पहुंच पाएगा? हाँ जी रेड वाला। इसीलिए सनराइज और सनसेट के केस में कैसा नजर आता है? रेडिश है। ऑब्वियसली बात है, जो ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचेगा वैसे ही तो आएगा। अब बात करते हैं नून की। नून के केस में बच्चा ध्यान देना, आपका जो ऑब्जर्वर है यहां पर जो सन रेस आएगी, तो यहां पर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब जो आपका VIBGY है। अब खुद सोचो यार, स्टार्टिंग पे जब रेस हो रही है, स्टार्टिंग पे जब रेस होती है, तो आप बताओ सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इकट्ठे दौड़ते हैं, और एक टाइम बाद जो थक जाएगा धीरे धीरे आपका वही पहुंच पाता है, जो कि बच्चा सबसे तेज दौड़ेगा और साथ में जो थकेगा नहीं। वैसे कुछ केस है। तो आप मुझे बताओ, यहां मिनिमम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कम होता है, तो उस डिस्टेंस को लगभग सारे के सारे एक साथ कवर करते हैं। रेस छोटी है। परफेक्ट है, बोलो है ना? यस। तो कुछ सोचो यार, इस वाले केस में जो ऑब्जर्वर के पास V बोलेगा प्रेजेंट सर, I बोलेगा प्रेजेंट सर, BGYOR सारे के सारे बोलेंगे प्रेजेंट सर। धप्पा, सारे पहुंचने और सारे को जोड़ दो तो ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा? हाँ जी सर, वो आपका व्हाइट नजर आएगा। क्या बात में दम है? यस। तो आप कह सकते हैं कि भैया इस वाले केस में स्कैटरिंग कम हुई है, स्कैटरिंग बच्चा कम हुई है ना। परफेक्ट है। आज सबसे पहला यस, दैट्स योर आंसर। लाइट इज बच्चा लीस्ट स्कैटर्ड इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है? यस। ऑप्शन बी बच्चों को लगता है ऑल द कलर्स यू आर स्कैटर्ड अवे, स्कैटर को दूर जा नहीं बच्चा, दूर नहीं जाएंगे, वो तो ऑब्जर्वर के पास जाएंगे, तो गलत है। स्कैटर्ड अवे कैसे कह रहा है बच्चा? हाँ जी। और कह रहा है ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर्ड, फालतू बातें हैं। रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर, फालतू बातें हैं। दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ये लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था, और एक बार CBSE के प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अच्छा क्वेश्चन, देखो मैंने क्या कहा, मेन मतलब ये नहीं कि देखो इसका ऑब्वियसली होता है क्वेश्चन सेकंड आंसर टिक कर लो, नहीं बच्चा, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर वो पूछता बताओ क्यों सनराइज और सनसेट की केस रेडिश है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, इंग्लिश सही मेरी? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूं कि भैया सारे कंसेप्ट को लगभग इसी लेक्चर में डिस्कस किया जाए, ताकि यार तुम जब लेक्चर देखने आओ ना, तो तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा बहुत ही फ्रूटफुल जाए, और कुछ ऐसी फीलिंग हो सर कुछ तो बात अलग है। लाइक करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Which of the following phenomena of light are involved in the formation of a rainbow? सबसे बड़ी गलती जो होती है, या जब आपको रेनबो पढ़ाया जाता है उससे पहले कुछ टीचर्स आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने भी बताया बच्चा। तो बच्चा सोचता है कि TIR
मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये क्या चीज है, पहली बार सुन रहे हैं? अगर ऐसा है नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन पे, इस चैप्टर को मैंने 5 से 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा रखा है, जाके लेक्चर्स देखना मत भूलना, क्योंकि यार पहले कंसेप्ट आ जाएगा ना तो चाहे 100 क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए वो भी कर लोगे, वो सीख लेना। और जिनको आता सुनो यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक डेंसर से रेयर मीडियम जाता है और जिस केस में एंगल आई मतलब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, तो लाइट क्या होती है, अंदर ही अंदर आपका रिफ्लेक्ट कर जाती है। हाँ जी सही है, परफेक्ट है। लेकिन बच्चा आप खुद सोचो, उसके लिए कंडीशंस होती है कि एंगल आई बच्चा जो है वो आईसी से ज्यादा मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ये फिक्स है भैया? जो यहां से पहले आप समझो, आप समझो क्या है। सबसे पहले होता क्या है कि जो सन से लाइट आती है, व्हाइट लाइट है, आपका ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो बारिश के बाद रहा एटमॉस्फेयर में, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये टाइनी प्रिज्म की तरह काम करते हैं। चाहिए किसकी तरह? ये टाइनी प्रिज्म की तरह काम करेंगे। परफेक्ट है। तो हो क्या जाएगा, आपका जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पर आपका जो व्हाइट लाइट है वो आपके 7 मेजर कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। परफेक्ट बच्चा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका ये सच हो। उसके बाद क्या होगा, यहां पर इस वाले इंटरफेस में आएगा, और कितनी अच्छी बात है, इस वाले इंटरफेस में हालांकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है लेकिन क्या नजर आ रहा बच्चा, लाइट आया और रिफ्लेक्शन हो गया। हालांकि रिफ्रैक्शन होना चाहिए पर लेकिन ये केस होता है यहां से क्या हो गया, अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट कर गया, इसे बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका यहां पर बेंडिंग हुआ, इसे रिफ्रैक्शन है। तो डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ में रिफ्लेक्शन, तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं 3 स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। अब मुद्दा ये है भैया, यहां पर ना आप खुद सोचो, यहां बहुत सारी रेस आ रही होंगी, बहुत सारी रेस आ रही होंगी, क्या सारी के सारी रेस के लिए एंगल आई आईसी से ज्यादा होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। जिसके लिए एंगल आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, उस केस के लिए आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन नजर आएगा। आप खुद सोचो, क्या सारी की सारी रेस होंगी? नहीं बच्चा, जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर नहीं होगा तो, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ जी यस, वो मुड़ जाएगा। यस, आपका रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगा। ये तो कंडीशंस है ना बच्चा, इसीलिए ध्यान देना यहां पर आप ये मत सोचना कि जो सन की रेस आ रही है वो सारे के सारा फिक्स होता है कि एंगल आई आईसी से ज्यादा, ऐसा नहीं है। जिनके लिए होगा उसके लिए रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप यस ऑप्शन बी को अभी काट दिया जाए अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम काट दो, यस, और सिर्फ इसको भी काट दिया जाए। परफेक्ट है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन है यहां पर। यस, इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही बच्चा, एकमात्र सारा रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और जब मैं ऑफलाइन क्लास में क्लास दे रहा था तो बच्चे कह रहे सर ये तो सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, क्या क्वेश्चन में सीक्वेंस अरेंज करने बोला नहीं ना? तो वैसे हो था क्या, फर्स्ट में होगा डिस्पर्सन, देन आपका यस इंटरनल रिफ्लेक्शन, और थर्ड में ये। मजा आ रहा है क्या बच्चा? सीख पा रहे हो हाँ या ना? यस, आ जाओ रे आ जाओ। एंड यार यस, ये क्या है जिससे यार आपको बहुत खुशी होती है जब मैं बहुत एक्टिव तरीके से आप सभी के लिए कुछ लेक्चर्स डिलीवर कर पाता हूं। सेम बच्चा, ये वो काम है जो मैं स्टडी के अलावा भी करता हूं ना, टीच मैं पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं। यस बच्चा, इसके अलावा भी मैं कुछ व्लॉग्स भी शूट करता हूं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल लेके आए। एंड यस यार, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं, क्या चीज मुझे बहुत प्रमोट करती है यार। बचपन से ना मुझे खुशियां बांटने पे, एक स्माइल बांटने पर मुझे बहुत मजा आता है। तो यार अगर मैं टीचिंग के अलावा कुछ एक ऐसा काम कर सकता हूं जिससे आप सभी के चेहरे पे एक स्माइल आए तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूं, और कुछ ऐसा ही मैं करता हूं यस भट्ट ब्रदर्स व्लॉग्स में। अगर आपको हंसना है, स्माइल करना है तो आप एक काम करना, यस मैं लेक्चर तो नहीं बोलूंगा, हाँ जी आप ये वाला व्लॉग जरूर देखना, आप ये वाला व्लॉग जरूर देखना, पक्का कह रहा हूं आपके चेहरे पे। और ये जितने व्लॉग्स हैं बच्चा, आप प्योरली फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, पक्का आपके फैमिली के चेहरे पे एक स्माइल जरूर आएगी। अगर ऐसा होता है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चा, फैमिली हालांकि बहुत छोटी है लेकिन अगर आप सबका साथ रहा तो इसको भी बहुत आगे लेके जाएंगे, ताकि यार कुछ यस नॉलेज इंपार्ट के अलावा हम और भी कुछ काम कर सकें जिससे सोसाइटी में कुछ चेंज आ सके, उनके चेहरे पे स्माइल आ सके। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना अगर पसंद आए तो, और कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी जरूर पुट डाउन करना ये स्टडी के अलावा, ठीक है? आ जाओ चल। यस, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू डैश। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक गाना मुझे याद आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो आगे जो बोलने वाला वो आपके काम का नहीं है, मतलब वो आपने नहीं सुना होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
चाची लाई एक महंगी कार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चाची लाई एक महंगी कार। कुछ ऐसा मैं राइम बनाने की कोशिश करता हूं, और पटांग से बच्चा अब आ चुके हैं। अब यह लॉजिक समझते हैं क्या है, या जब हम छोटे थे क्लास 10 में थे तो मैंने पूछा व्हाई स्टार्स ट्विंकल, टीचर ने बोला एक नंबर का आता रट लो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इतना बोल के छोड़ दिया गया था। तो मैंने वही रट लिया, जो आपको सिखाया जाता वही डिलीवर करते हैं। लेकिन बच्चे बहुत परेशान कि सर क्या लॉजिक है, तो आप समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे है क्या, हाँ ठीक है, इसका आंसर तो यही है कि भैया जो देखो क्या है, जब आपका ये बड़ा स्टार यहां पर है, फाइन बच्चा, ये स्टार की बच्चा ट्रू पोजीशन है, बोला जाए ये स्टार की ट्रू पोजीशन है, और ये बच्चा क्या है, ये स्टार का अपरेंट पोजीशन है। अब सर ये अपरेंट पोजीशन क्या होता है, आप मुझे बताओ। यहां सन बच्चे तो क्या हुआ, यहां स्टार से आपकी ये स्लाइड आया, करते 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 अभी तक स्ट्रेट चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, अब इसने कहां एंटर किया, इसने कहां एंटर किया बच्चा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया। अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, सर नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा, कहीं पर N2 ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, जब लाइट बच्चा यस आपका स्पेस से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसका कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है। आपने क्या सीखा हुआ है, रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो बेंडिंग टेक्स प्लेस करता है, कि भैया हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मैंने अभी बोला बच्चा कि आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, हाँ जी बेटा नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो लाइट रेस है वो कंटिन्यूअसली आपका बेंड होता चला जाता है, बेंड होता चला जाता है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस कर रहा है ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतना दम है, यस। तो आप मुझे बताओ, ये जो ऑब्जर्वर पर लाइट रे पहुंचा, ये तो नादान है बच्चा, मैं भी नादान हूं, आप भी नादान हो, इस नादान है। इसे क्या लग रहा है, इसे पीछे खींचो पीछे खींचो पीछे खींचो, यस यस यस। तो इससे क्या लग रहा है, या कुछ सोचो, मालूम मैं हूं ये आपका ना, मालूम बॉल दो, बॉल क्या वो बॉल दो, क्या बॉल देखो क्या है, बॉल यहां से आया और टकराया और मेरे पास आया। तो मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मुझे यहां नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या लगेगा कि बॉल कहां से आ रहा है, सामने से। लेकिन एक्चुअल में कहां से आ रहा है बेटा, यहां से आ रहा है। कुछ ऐसी कहानी है, इसके पास जो गया, इसे यहां ये पहुंचा, तो इसे पीछे खींचोगे तो इसको क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आया बेटा, यहां से आया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो स्टार एक्चुअल में यहां पर है वो इसको यहां नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई बच्चा, क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई। और इसी को बोला जाता है कि भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार जहां पर है वो आपको नहीं दिखता, वो एक्चुअल में कुछ हाइट से रेज हो गया है और आपको क्या दिख रहा है, क्या ट्रू पोजीशन दिख रही, ना 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 ना, आपको तो अपरेंट पोजीशन दिख रही है बच्चा। क्या इतनी बात नहीं था मैं, यस। तो खुद सोचो, मैं ये आप और मैं मुझे मान लो सवाल मेरे पास ये है, ये आपका इस एक ना लेजर लाइट है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, यहां पर था, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यहां पहुंच के यहां एक्चुअल में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो आपने एक काम करना, आपने एक टॉर्च लाना हल्का सा और ऐसे ना ऐसे ना से मूव करना और दूर से देखना, तो आपको क्या लगेगा कि भैया वो एक्चुअल में फ्लिकर कर रहा है, ऐसे 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 फ्लिकर है। लेकिन एक्चुअल में जो फ्लिकर हुआ है वो नहीं कर रहा, वो जो आपके रास्ते में जो आ रहा है जो चेंज कर रहा है, और ये चेंज किसने किया, यस एटमॉस्फेयर ने किया। तो क्या मैं कहता हूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी जो पोजीशन है फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है। हाँ जी। और दूसरी बात बच्चे, एक फैक्टर तो हो गया, साथ में क्या आपको सोचो, मान लो बेटा ये कोई ऑब्जर्वर है, इसके पास जो है बेटा यस कि एट अ टाइम 7 रेज ऑफ लाइट पहुंच रही है, फाइन। उसके कुछ ही सेकंड बाद क्या हुआ, कुछ ही सेकंड बाद आपका ऑब्वियस ही होता है कंटिन्यूअसली आपका, हाँ जी बेटा, जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, कहीं पर एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है वो चेंज हो गया, वो यहां पर आ गया। तो आप मान लो कि अब एट द टाइम 6 रेज ना, आपकी 6 रेज यहां पहुंच गई है। कुछ ही देर बाद मान लो कि 8 पहुंच गया बेटा, कुछ कम हो गया, फिर 4 पहुंच गया। तो आप खुद सोचो, जब 7 पहुंचा तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, भैया वो ब्राइटर है। अब 7 से छीन के 6 कर दिया तो यार ब्राइटर से कुछ तो कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसे ब्राइटर कह रहा हूं तो इसे क्या बोलेंगे, फेंटर। फिर बढ़ गया बच्चा, अब कंपेयर करो बच्चा, क्या बोलेंगे, ब्राइटर, और ये आपका फेंटर। तो ये क्या हो रहा है, अगर बच्चे आपके सामने एक बल्ब है, वो कभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, Yes, it appears to be flicker. ये फ्लिकर करता हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअल में वो फ्लिकर नहीं कर रहा, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से फ्लिकर करता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो सर अगर मैं अर्थ से एटमॉस्फेयर को छीन लूं और छीन लूंगा मैं एटमॉस्फेयर, तो क्या इस केस में भी आपका स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा? ना जी ना। तभी तो बोलते हैं कि भैया स्पेस पे जाओगे तो स्टार
ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। तो इतनी कहानी भर दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया आपका जो है जो स्टार की लाइट है वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्ट करता चला जा रहा है। तो डिस्पाई राम घर बैठ जा, तो घर बैठ जा, ऑप्शन ए घर बैठ जा। स्कैटरिंग नहीं, डी नहीं, दैट्स योर आंसर ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेराइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहाने बहाने से मैं लगभग काफी कुछ सीख लिया बच्चा। आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज बच्चा वाई। तो अच्छा इसका रीजन क्या होता है? सुनो, आपका सन की लाइट है, सन की लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ऑब्वियसली बात है यार, तो जो आपके सन की लाइट है उसमें आपके यस कौन कौन से हैं? VIBGYOR, परफेक्ट है। यहां पर होता क्या है भैया, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बच्चा अलग अलग है। एग्री हो? एटमॉस्फेयर में बच्चा जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अलग अलग है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं वो ज्यादातर बच्चा, हाँ जी, ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। फाइन। और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके, यस बच्चा, यस आपका वेपर हो गया, आपके वाटर वेपर हो गए, तो ये सब जो है, ये जो कंपोनेंट्स है ना, इसके सबको लगभग इक्वल अमाउंट पे स्कैटर करते हैं। परफेक्ट है। आज क्या? तो मुझे बताया जाए तो होता क्या है, आपके एटमॉस्फेयर में बच्चा एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ जी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है। तो बेसिकली बच्चा ये जो है ब्लू वेवलेंथ वाला ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करेगा। परफेक्ट है। तो ऐसा मानो सन से रेज आ रही थी, आपके एयर मॉलिक्यूल से क्या करेगा? फैलेगा, स्कैटर करेगा। और स्कैटर सबसे ज्यादा किसको कर रहा है? हालांकि सबको करेगा, सबसे ज्यादा किससे कर रहा है बच्चा? हाँ जी आपका ब्लू को। तो ब्लू स्कैटर होने के बाद सबसे ज्यादा हो रहा है, तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो रही है बेटा। परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ स्कैटरिंग अगर सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जर्वर के पास क्या पहुंचा? ऑब्जर्वर के पास ब्लू पहुंचा। तो आपको कैसा नजर आएगा बच्चा? हाँ जी ब्लू नजर आएगा। देखो सिंपल सी बात है, स्कैटरिंग के बाद जो कंपोनेंट आपके पास पहुंचता है वैसा ही नजर आता है। आपने देखा था जब सन नून के टाइम पे एग्जैक्ट आपके टांट के ऊपर था, उस केस में बच्चा बोलो क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स है उसकी इक्वल स्कैटरिंग की वजह से आप सभी के पास सब पहुंच रहे थे, इसलिए आपको व्हाइट नजर आया। कुछ कहानी ऐसी होता है। आ जाओ, पहला कह रहा है ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब, नहीं बच्चा, एब्जॉर्प्शन की वजह से कलर नहीं दिखता, आपके पास जो पहुंचा उसकी वजह से दिखता है। परफेक्ट है। तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। अच्छा, यूवी रेडिएशंस आर, फालतू बातें बिल्कुल नहीं करनी बच्चा। अच्छा, वायलेट एंड ब्लू, आप बताओ, आप अगर बच्चा वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो स्कैटरिंग बढ़ती चली जाएगी कि कम होती चली जाएगी? सर बहुत सिंपल है, आपका लैम्डा मतलब वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। सबसे कम किसका? वायलेट का। तो लैम्डा बढ़ेगा तो स्कैटरिंग सबसे कम होती हुई नजर आएगी। तो रीड किया जाए बच्चा, वायलेट एंड ब्लू कह रहा है स्कैटर ज्यादा होता है। यस, मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। बात में दम यार, वायलेट और ब्लू और क्या है? लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इस क्या? नहीं बच्चा, कह रहा कि बाकी जो लाइट है बच्चा वो आपका वायलेट और ब्लू से ज्यादा नहीं, बिकॉज वायलेट से रेड में जाते समय क्या होगा? स्कैटरिंग कम होती चली जाएगी। दैट्स योर आंसर। वायलेट एंड ब्लू आपका ज्यादा स्कैटर होगा, और ज्यादा स्कैटर होगा तो ऑब्जर्वर के पास कौन सा पहुंचेगा? वायलेट प्लस में चाहिए ब्लू है, और हमारी आईज किसके लिए ज्यादा सेंसिबल होती है? ब्लू के लिए, इसलिए आपको ब्लू नजर आएगा। क्या बात में दम है? यस। तो व्हाई इट हैपेंस? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। आप मुझे बताओ, आपने देखा कि डिस्पर्जन के टाइम पे प्रिज्म के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? यस बच्चा, रेड का होता है। सबसे कम स्पीड किसका? वायलेट का। क्या ऐसी बातें एयर में ही पॉसिबल है? नहीं बच्चा, एयर पे आपका बोलो एयर पे क्या होता है? एयर पे सारे के सारे कंपोनेंट्स सेम स्पीड से ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं साथ बच्चा। फाइन, आ जाओ, आपसे साफ बोला गया क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर है। अब बच्चा आंख बंद करके क्या बोलेगा संतोष सर जी? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं बच्चा, रेड फास्टेस्ट तो है वो प्रिज्म के अंदर है। भैया एयर की बात चल रही है तो वहां सारे कंपोनेंट सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, मिस्टेक होती है। ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द बच्चा सेम स्पीड। दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात में दम है? हाँ जी सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया डेंजर सिग्नल्स में यस आपके रेड कंपोनेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। ये बच्चे मान लो आपके पास क्या है? VIBGYOR।
बहुत सिंपल है। अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपका मैक्सिमम किसका होता है? सर अभी तक डिस्कस करके आ रहे हैं कि रेड रंग का होगा। अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगा बच्चा? स्कैटरिंग सबसे कम है। तो ऐसे मान लो जब रेस होगी, आपका डेंजर सिग्नल बहुत दूर है, इमरजेंसी का टाइम है, तो आपको नजर आ जाना चाहिए, तो आप यहां खड़े, मान लो क्या रेस हो रही है, यहां पर ये है, तो बताओ इन सब में सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा? रेड। और रेड क्यों पहुंचा? क्योंकि रेड सबसे कम स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग कम, पैसा कम फैलेगा, तो एंड तक ज्यादा सेव होकर जाएगा। कुछ ऐसी कहानी मैंने डिस्कस की थी। तो आ जाओ, कह रहे कि बताओ रेड वाला स्कैटर्ड सबसे ज्यादा होता है। फटी बातें नहीं बच्चा, इस एब्जॉर्ब नहीं बच्चा, और मोस्ट फास्टेस्ट इन एयर स्कैटर, यस। तो वैसे देखा है तो ऑप्शन डी भी लगभग ठीक है उसका, लेकिन जो मेन आंसर क्या है, स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग इज द राइट आंसर। मेरे क्रांतिकारियों परफेक्ट है। आ जाओ रे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, यस अभी जब डिस्कस किया था तो ज्यादा इसके ऊपर विवाद नहीं करेंगे। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना की वजह से आपका रेडिश अपीयरेंस आता है। अच्छा बच्चे 1 सेकेंड, रेडिश अपीयरेंस है। जब सबसे पहला क्वेश्चन आया था कौन सा, देखो ये वाला ना बच्चा, ये देखो ये ना, यहां डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा सनराइज और सनसेट के केस में कैसा नजर आता है? रेडिश। तो वही पूछा है। और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है बच्चा? हाँ जी, एटमॉस्फेरिक आपका यस एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग कैसे होगा? डिस्पर्सन ना ही, यस आपका टी आई ना ही, रिफ्लेक्शन नहीं बचा। कौन सा? बी इज राइट आंसर। पूछे कि आपका सनराइज और सनसेट में रेडिश और इसमें क्या नून है। ठीक है, तो एक बात को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स अ परफेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताओ The bluish color of water in deep sea is due to, यार आपको लग रहा होगा कि भैया सन की लाइट रेस आ रही हैं तो ब्लू ज्यादा एब्सॉर्ब होता होगा। नहीं बच्चा, मैंने आपसे 12 बोला है, आपका स्कैटरिंग के बाद आपके पास जो पहुंचता है वो आपको नजर आता है। अगर पत्ते हरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रीन को एब्सॉर्ब कर, नहीं बच्चा, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका स्कैटर करके आपके पास भेज रहा है। यस दैट्स द लॉजिक। मतलब पक्का जो सन की रेज है उसमें जो बेटा V है, I है, B है, G, Y, O, R है, मुझे बताया जाए स्कैटरिंग के बाद सबसे ज्यादा किसको भेजता होगा वापस? यस बच्चा, पक्का जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है पक्का आपका बच्चा, हाँ जी, जो कम वेवलेंथ वाले हैं उनको ज्यादा स्कैटर करता होगा और बाकी सबको क्या कर लेगा? यस बाकी सबको एब्सॉर्ब कर लेगा। यस आ जाओ। तो ये फालतू बातें कह रहा कि एल्गी के प्रेजेंस की वजह से बच्चा रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, फालतू बातें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय से नहीं बचा, एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं, स्कैटरिंग से। आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है पक्का वो जो कम वेवलेंथ वाले उनको ज्यादा स्कैटर करते होंगे, ये लॉजिक होगा। एंड यस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द multiple choice questions here. Now we are moving on to the short answer type question. Acho, how will you use two identical prism so that a narrow beam of light incident on one prism? Okay, ठीक है। आपसे क्या बोला गया? देखो आपको पता है कि भैया अगर मैं एक प्रिज्म का इस्तेमाल करूंगा तो अगर यहां से व्हाइट भेजोगे तो वहां से बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिलेगा। पर लेकिन वो कह रहा है भैया इंसिडेंट भी व्हाइट भेजो और जो इमरजेंट हो व्हाइट आए। तो इसके लिए काम किया जाए, जो पहले वाले ने जो व्हाइट लाइट को बच्चा डिस्पर्जन करवाया, व्हाइट वाले का क्या करवा दिया बच्चा? डिस्पर्जन है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि ये सारे के सारे मिलकर फिर से व्हाइट आ जाए। यस बच्चा, न्यूटन ने यही तो किया था। न्यूटन जी नमस्ते, आपने यही तो किया था। क्या किया था भैया? इन्वर्टेड प्रिज्म को रास्ते में रख दिया गया तो क्या ऑब्जर्व किया? आपका स्क्रीन पर फिर से व्हाइट लाइट नजर आता है और इसी को यहां डिस्पर्जन हुआ, 1 से 7 बना और यहां 7 से 1 बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रिकॉम्बिनेशन का नाम दिया जाता है। और यहीं से न्यूटन जी ने प्रूव किया था व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मेजर 7 कलर्स बच्चा, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। क्या सभी को आया? और एक बात ध्यान रखना बच्चा, देखो क्या आपके ये जो है ये आपके यस रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये देखो बेस की तरफ जा रहे हैं। सेम वही आपका ये रिफ्रैक्टेड रे बच्चा, ये आपका बेस की तरफ जा रहा है, हमेशा बेस की तरफ ही जाते हैं। आया क्या सभी को? यस यस यस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एंड विच इज समथिंग यूज एंड द स्पेशल टू अनाउंस हियर इज दैट आप इसे बहुत सारे बच्चों का टारगेट है कि यार 12th के बाद जेई और नीट के एग्जाम को फोड़ना।
ऐसे में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लास 11th और 12th में हम जेई और नीट की या फिर नीट जो इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसे में यार आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कुछ क्लासेस आपकी आती हैं प्लस कैटेगरी के अंदर, जो कि आप सभी के लिए पेड होती है। अब उस पेड क्लास को भी आप अनलॉक कर सकते हैं। हाँ जी, यस बच्चा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है यस अनअकैडमी कॉम्पैक्ट बच्चे, मतलब हे बच्चा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही कुछ बड़ा और एक स्पेशल है जो कि अनाउंस करना मैं चाह रहा हूं यहां पर। यस, आपका आने वाले अक्टूबर 3 को बच्चा एग्जैक्ट 1 बजे होने जा रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी कॉम्बैट। क्या है ये? आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि क्लास 12th के बाद हम भी जेई के एग्जाम पे बैठे, उसके साथ साथ उसको लपेटे, साथ में बच्चा जेई नहीं तो आपका नीट, जो बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो नीट का एग्जाम देना चाहते होंगे। तो आपको पता होना चाहिए अनअकैडमी के बच्चे कुछ क्लासेस यहां पर स्पेशल कैटेगरी के अंदर आती है और कुछ आती है पेड क्लासेस जो कि प्लस कैटेगरी के अंदर है। तो आप सभी के पास मौका है उस पेड कैटेगरी के क्लास को अनलॉक करने का। यस बच्चा, 3 अक्टूबर 1 PM आपका होने जा रहा टेस्ट, और इस टेस्ट में क्या क्या खास है आ जाओ। सबसे अच्छी जो टेस्ट है ये क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए है, और यहां पर मौका मिलता है 10 लाख प्लस में से आपको यस बच्चा रिवॉर्ड जीतने का। मतलब क्या है देखो, अगर बच्चा आप टेस्ट में अपीयर होते हैं और आपकी रैंक आती है 1 to 3 के बीच में, तो आपको 1 साल का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एंड अगर आपकी रैंक 4 से 10 के बीच में आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। सेम अच्छे 11 to 50 एंड आपका 51 तो आपका 100 है। परफेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करो यार, कुछ इंतजार मत करो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। हर कोई बच्चा इस कॉम्बैट जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोडेड होना चाहिए। तो हर कोई बच्चा प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और जब बच्चा आप यहां पर रजिस्टर करोगे तो आप सभी से बच्चा 1 सेकेंड आप सभी से कोड मांगेगा, तो आपको यूज करना है, हम सब एक ही फैमिली के बच्चा, आपको यूज करना है बच्चा ज्ञानी 10। यस, ज्ञानी 10 इज आवर रेफरल कोड है। हर कोई बच्चा इस कोड का इस्तेमाल करके वहां रजिस्टर कर लेगा। और एग्जाम बच्चा कब है? अक्टूबर 3 1 PM। आई वांट कि हर कोई बच्चा इस एग्जाम में अपियर होगा। जो भी क्लास 10 के व्यूअर्स यहां पर हैं, और आपके अगर ब्रदर्स और सिस्टर क्लास 9 पर है, उन सभी को भी इंफॉर्म करना कि आओ यार, और इस 10 लाख प्लस में से आप इस स्कॉलरशिप जीतो और अपनी एजुकेशन को और बेहतर बनाते चलो। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, आप ये जो, और हाँ ये बच्चा जो एग्जाम में ध्यान देना, ये लाइव है, मतलब एक बार एग्जाम हो गया उसके बाद फिर से आप इसमें अपियर नहीं हो सकते। एग्जैक्ट 1 बजे अलार्म लगा लो भैया, रेडी रहना। और साथ में यहां पर जो इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चे हैं उनके साथ आप कंपीट कर रहे होंगे, आपकी एक प्रॉपर रैंक आएगी कि आप कौन से रैंक बिलोंग कर रहे हो। देन बच्चा आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे क्वेश्चंस में, तो उन सब का डिटेल्ड सोल्यूशन भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब तब मिलेगा जब आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन हो, और उससे सबसे पहले कि आप जाके अभी रजिस्टर कर लो, ये डेट निकलना चाहिए। आई वांट कि आप सभी की इंडिया की बेस्ट जो बच्चे उन सभी के साथ कंपीट करो, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और कोई डाउट होता है कैसे रजिस्टर करना है बच्चा, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस अनाउंसमेंट। अब अपने लेक्चर में बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन बच्चा ये है, आप मुझे बताओ, से बताई दोगे, ये जो आपका डिस्पर्सन होता है, ये डिस्पर्सन किसकी वजह से पॉसिबल है? What is the cause of, what is the cause of dispersion of light? Let me know in the comment section. Yes, बहुत सिंपल है। Draw a ray diagram showing the dispersion through a prism. Okay, ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल है। आपके पास ये रहा ग्लास प्रिज्म, यहां से आपने बच्चे क्या भेजा? व्हाइट लाइट को। अब समझो भैया, बाहर जो एयर है, एयर में जो व्हाइट लाइट के अंदर कंपोनेंट्स हैं उन सबकी स्पीड सेम होती है, तो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा प्रिज्म के अंदर गया, हमने सीखा हुआ है प्रिज्म के अंदर से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बढ़ना, एंगल ऑफ डेविएशन का बढ़ना, और वेवलेंथ का बच्चा हाँ जी कम हो जाना, और यस वेलोसिटी का कम हो जाना। परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, जो आपको यहां पर बैंड ऑफ 7 कलर्स दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बैंड कौन हुआ? ये देखो, ये रहा ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, साफ साफ दिख रहा है सर। आपके पास ये जो वायलेट है, इसके लिए बच्चा एंगल डी सबसे ज्यादा है,
एंगल डी बोलो क्या होगा, मैक्सिमम है। और सबसे कम एंगल डी किसके लिए बच्चा, रेड के लिए होगा। तो आप मुझे बताओ, पक्का डैम श्योर है वायलेट वाले के लिए वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तभी तो एंगल डी फॉर वायलेट सबसे ज्यादा है, और इसीलिए वेवलेंथ क्या होता है वायलेट के लिए सबसे कम, और वेलोसिटी सबसे कम है। और रेड के लिए बच्चा, रेड के लिए एन सबसे कम, यस बच्चा, एंगल डी सबसे कम, एंड यस लैम्डा सबसे ज्यादा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा। दैट्स द परफेक्ट आंसर है। छोटी छोटी बात से हर कुछ क्लियर हो जाता है, परफेक्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन एक और है, जो बैंड ऑफ 7 कलर्स मिला जैसे लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्पर्जन। तो आप कह सकते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था, डिस्पर्जन इसलिए होता है क्योंकि जो व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स है उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस प्रिज्म के अंदर अलग अलग है, तो दे डेविएट्स बाय द डिफरेंट एंगल्स, दैट्स व्हाई वी हैव द बैंड ऑफ 7 कलर्स। आ जाओ रे आ जाओ, जस्ट अभी डिस्कस किया, इज द पोजीशन ऑफ स्टार जो आपको दिख रहा है, क्या वो ट्रू पोजीशन है, नहीं सर नहीं, वाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या नजर आता है, अपरेंट पोजीशन है। उसी चीज को यहां लिखा गया है कि सर जब लाइट की रेस एंटर करती है सन से, सॉरी स्टार से, तो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से फ्लक्चुएट करता है, और इसी वजह से वो कुछ हाइट से रेस होता हुआ नजर आ जाता है। इसको ध्यान से रीड करो, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर undergoes refraction continuously. Why? Because there has been a change in the refractive index continuously before it reaches the earth. The atmospheric refraction occurs in a, ध्यान दो, medium of gradually changing refractive index है, इसीलिए आपका जो स्टार लाइट है वो बेंड होता ही नजर आ जाता है, और आपको कुछ ना कुछ हाइट से रेज होता हुआ ये क्या दिख जाएगा, आपको क्या दिख जाएगा बच्चा, अपरेंट पोजीशन दिख जाएगा। इसको पूरा रीड किया जाए, सिंस द एटमॉस्फेयर लाइट बेंड्स क्या आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि आपका कहां से कहां जा रहा बच्चा, हाँ जी, रेडियस लेंथ सबका फाइन, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशंस, द स्टार अपीयर्स यस 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 above देन इट्स एक्चुअल पोजीशन है। और क्यों है बेटा, क्यों आपका, क्या बात है, क्या बात है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और कोई आपसे ही पूछे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अरे भाई साहब क्या पूछ रहे हो, रिफ्रैक्शन बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। व्हाई डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल, ऐसा भेदभाव क्यों भैया, सिंपल सी बात है, डिस्पर्जन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रिज्म, और क्या आपके स्काई में प्रिज्म घूम रहे हैं, प्रिज्म 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 नहीं बच्चा, इसका मतलब क्या है, पक्का कुछ ऐसी जुगाड़ होना चाहिए जो प्रिज्म की तरह काम करे। तो बारिश के बाद टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं, हमने सीखा बच्चा क्या होता है, लाइट आएगा, यस रिफ्रैक्शन को आप डिस्पर्जन का नाम दो, यहां पर डिस्पर्जन हो जाएगा, उसके बाद क्या टोटल TIR की इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चा, यस आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यस आपका रिफ्रैक्शन है। आ जाओ रे आ जाओ, तो कितनी प्यारी सी बात लिखी है। तो क्या मैं रेनबो को एक नेचुरल स्पेक्ट्रम कह सकता हूं, यस, तो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट जो कि सन ने भेजा बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, यस, dispersion and the internal reflection of sunlight in sky. Prism like objects are needed for the dispersion of light है, कौन बिहेव करेगा, tiny water droplets। बड़ा सटीक सा आंसर आपके सामने अच्छा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, and that's the perfect answer। क्या मजा आया, हाँ जी। Why is the color of the क्लियर स्काई ब्लू, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, अभी डिस्कस किया था कि भैया जो एयर के मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो कम वेवलेंथ मतलब ब्लू वाले को ज्यादा स्कैटर करेंगे, तो स्कैटरिंग के बाद ऑब्जर्वर के पास कौन सा कंपोनेंट पहुंच जाता है, हाँ जी आपका ब्लू ब्लू ब्लू, इसीलिए ब्लू नजर आता है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, डैम श्योर है एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। आ जाओ रीड करो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर and other fine particles, छोटे वाले छोटे, in the atmosphere have size smaller than the wavelength of yes visible light है, फाइन बच्चा। इसीलिए ये लॉजिक है कि आपका साइज बहुत ही छोटा होता है, लगा वेवलेंथ तो कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो यहाँ पर है क्या, these are more effective in scattering light of shorter wavelength बच्चा, छोटे वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करता है, परफेक्ट है, as compared to the longer wavelength है। तो अब यहां पर आ जाओ, thus sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter करेगा ब्लू को ज्यादा as compared red, तो कैसा नजर आएगा, scattered आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपके पास नजर आएगा, बोलो ब्लू। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ना हो तो
एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या स्कैटरिंग होगा? नहीं होगा। स्कैटरिंग नहीं हो क्या पहुंचेगा नहीं तो कैसा नजर आएगा? डार्क नजर आएगा। यस, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, और आपको कैसा हो जाएगा? यस, आपका डार्क मतलब कैसे ब्लैक नजर आएगा जो कि स्पेस पे नजर आता है। परफेक्ट है। यस बच्चा, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन कलर्स ऑफ सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट एंड नून? बहुत सिंपल है। सनराइज मान लो इसे, सनराइज अभी डिटेल में डिस्कस किया था, ये आपका सनसेट है और ये आपका नून है, और कंप्लीटली लॉजिक भी डिस्कस किया था। यहां पर कैसा बच्चा? रेड, क्योंकि यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, वही पहुंच पाएगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मतलब रेड का सेम वही कहानी यहां पर है। और यहां पर क्या होगा? उन सबका इक्वल अमाउंट पे स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करता, आप कह सकते हो कि मिनिमम स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करेगा। परफेक्ट है बच्चा। और यहां पर आपको व्हाइट नजर आएगा, डिटेल पे डिस्कस किया था पहले वाले क्वेश्चन पे। अगर डाउट है तो फिर से पहुंच जाओ, वहीं पर आ जाओ। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, नया क्वेश्चन आया। तो अब यहां बच्चे देखो व्हाइट नहीं है, अगर व्हाइट भेजते तो आपको डिस्पर्सन देता। यहां से मान लो कि आपने येलो भेजा किसी एक वेवलेंथ वाले को, और ध्यान देना व्हाइट लाइट को ना हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं क्रांतिकारियों? पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। लेकिन आपका जो ये रेड हो गया, व्हाइट है, ये अकेला है तो इन्हें बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। हाँ ध्यान रखो, काम है क्लास 11 में, ठीक है? मोनोक्रोमेटिक लाइट चलेगा। ये आ जाओ। तो आप मुझे बताओ, हुआ क्या यार? हम सब पढ़ चुके हैं कि भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयर से डेंसर क्या होता है। डेंसर एक ना हल्का सा समराइज करता हूं भैया। आप मुझे बताओ, इस प्रिज्म के ए बी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए सी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब यहां से लाइट रे को इंसिडेंट करवाया जाएगा, कितनी बार रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगा सर? 2 बार। बोलो है ना? यस सर। एक तो आपका ए बी इंटरफेस में और एक आपका ए सी इंटरफेस में। तो ए बी इंटरफेस में लाइट कहां से कहां जा रहा है? लाइट आपका एयर से प्रिज्म के अंदर जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहां से? एयर से प्रिज्म के अंदर है, मतलब रेयर से डेंसर क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। आपको फिगर में दिख भी रहा हो। अच्छा, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल। तो ये जो गया किसकी तरफ गया? नॉर्मल की तरफ। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो एसी इंटरफेस है वह लाइट कहां से कहां जा रहा है? प्रिज्म से एयर जा रहा, मतलब डेंसर से रेयर है। तो लाइट कैसे बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। अगर ये सब नहीं होता तो भैया सेम है ना, अगर ये सब नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता। आ जाओ। यस बच्चा, परफेक्ट है। तो देखो हुआ क्या? आपका ये रहा इंसिडेंट रे, ये आपका देखो नॉर्मल, इससे दूर चला गया तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हमेशा बेस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और हुआ क्या? इंसिडेंट रे ये रहा, एमरजेंट रे ये रहा। तो कितने एंगल से बेंड हो गया बच्चा? एंगल डी। और जिस एंगल से बेंड होता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन का नाम दिया जाएगा बच्चा। आप बोलोगे द एंगल बाय विच इट बेंड्स, जिस एंगल से वो बेंड हो गया किससे? इंसिडेंट रे से, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन एंगल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। परफेक्ट है। यस यस यस, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो आप कह सकते हैं इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार एबी इंटरफेस में, एक बार एसी इंटरफेस में, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल और उसमें आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो ये जो अबल रे बाहर आएगा इसे एक नाम देता है एमरजेंट रे। अब एक काम करते हैं, कुछ एंगल की बात भी कर लो बेटा। यहां पर देखो क्या नॉर्मल और इंसिडेंट जो बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एमरजेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ एमरजेंस। और एक बात और ध्यान रखना, क्या मैं इस वाले केस में कहता हूं एंगल आई एंगल आर से बड़ा है? जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे। चलो क्वेश्चन 17 है, फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चा, क्या बोला गया है? हाउ कैन वी एक्सप्लेन द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट? है सिंपल सी बात है ना, वही कहानी है। व्हाई डज इट नॉट अपीयर रेड एट नून? बहुत सिंपल, देखो आ जाओ रीड कर लेते ना। देखो क्या ड्यूरिंग सनराइज लाइट रेस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। आ जाओ, द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम सन हैव टू ट्रेवल अ greater distance in the earth atmosphere before reaching our eyes in this journey। जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, और सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ वाले ही पहुंच पाते हैं। परफेक्ट है। तो ब्लू का वेवलेंथ आपका छोटा होता है, रेड का ज्यादा, इसलिए आपकी आंखों में पहुंच पाएगा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो, तो सन कैसा नजर आएगा? अर्ली इन द मॉर्निंग या सनसेट में आपको नजर आएगा बच्चा रेडिश है। और नून के टाइम पे जो कंपोनेंट्स है उन सबका इक्वल स्कैटरिंग होता हुआ नजर आता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है,
चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो मुझे बताओ इन समय सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का, सबसे कम किसका, वायलेट का। आ जाओ, एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, यहां से ये अभी आई थिंक सेम यही क्वेश्चन आया था, व्हाइट भेजा, हुआ क्या बच्चा, इसके अंदर जो आपका रेड वाला है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो एंगल डी सबसे कम, तभी सबसे कम एंगल ऑफ डी से मुड़ गया। और इस वाले के लिए बच्चा वायलेट के लिए आपका लैम्डा सबसे कम, तो एंगल डी सबसे ज्यादा। दैट्स योर आंसर। भैया एक को भेजा, ये 7 मेजर कलर्स में स्प्लिट हो गया। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके अंदर, इस ग्लास प्रिज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, डिफरेंट है, और एन डिफरेंट है बच्चा। इसी वजह से बोलो कि आपका हाँ जी एंगल डी भी डिफरेंट है, और एंगल डी डिफरेंट है, तो अलग अलग एंगल से मुड़ा तो आपको एक बैंड मिलेगा 7 कलर्स का, और इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। क्या बात में दम है? यस, अब आ जाओ। यस, लास्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। क्यों स्टार ट्विंकल करते, ये हो गया, क्यों प्लेनेट्स क्यों नहीं करते वो समझते हैं। आ जाओ। यस बच्चे, सेम वही कहानी था, ये वाह 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 खरा। आपकी दो बातें हैं, पहली बात है ना, पहली बात तो जो इसकी पोजीशन है, जो इसकी आपकी पोजीशन है वो फ्लक्चुएट कर रही है, वो बच्चा फ्लक्चुएट कर रही है, और साथ में बोलो क्या हो रहा है, साथ में बच्चा जो अमाउंट ऑफ लाइट रेस पहुंच रही है, कभी ज्यादा तो ब्राइटर, कम तो डिमर, ब्राइटर डिमर, ये क्या हो रहा है, अपीयर्स टू ट्विंकल। रीड भी कर लो, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली, द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप बच्चे मुझे बताओ, स्टार्स बड़े कि प्लैनेट्स बड़े? बहुत सिंपल है, स्टार्स बड़े होते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर हैं इसलिए छोटे नजर आते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं बच्चा, हालांकि वो छोटे होते हैं लेकिन अर्थ के पास हैं इसलिए बड़े नजर आते हैं। तो आप खुद सोचो, ऐसे इमेजिन करो, आपको मान लो ये छोटा सा स्टार ऐसा है, अगर छोटा बेटा इसका साइज छोटा नजर आ रहा है, तो अगर ये पोजीशन को चेंज करेगा बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, तो आप खुद सोचो क्या ये जो चेंज हो रहा है पोजीशन, ये आपका ऑब्जर्वेबल है? यस, क्यों छोटे नजर ना, छोटे भैया ऑब्वियसली होते। मान लो किसी बच्चे के पास 10 रुपए हैं और 10 में से 1 रुपया छीन लो उसका मुंह बन जाएगा, और किसी के पास 1 लाख रुपए हैं उसमें से 1 छीनो उसका मुंह नहीं बनेगा, कुछ ऐसा है। या छोटा है, तो अगर ये जो चेंज कर रहे हैं पोजीशन को, ये नजर आ रहा है। सेम बच्चा प्लैनेट्स बहुत पास होते हैं, तो अगर प्लैनेट्स पास हैं तो वो कैसे नजर आते हैं बच्चा, उसे बोला जाता है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, है ना, एक्सटेंडेड बच्चा सोर्स ऑफ लाइट नजर आते हैं, मतलब कुछ बड़े से नजर आते हैं। इसका नाम मान लो क्या है, ये रहा प्लैनेट है, आपको सोचो सेम ऑब्वियसली बात है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ तो कुछ आपका ये मान लो इसने चेंज किया तो यहां पहुंच गया, फाइन बच्चा। अब मान लो चेंज किया, मान लो यहां पहुंच गया, परफेक्ट आपका। तो ये जो चेंज हो रहा है, अगर देखा जाए जो ऑब्जर्व बहुत दूर है बच्चा, बहुत दूर है, उसे क्या लगेगा कि भैया वो एक ही बॉडी है, तो क्या उसकी जो पोजीशंस आपको मतलब ओवरऑल देखा जाए, क्या ओवरऑल फ्लक्चुएट करती हुई नजर आ रही है? नहीं बच्चा, कि पास होने की वजह से वो थोड़े बड़े से लग रहे हैं। अब बड़े लग रहे हैं तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है कि मानो ओवरऑल ना, देखो यहां छोटे थे, वही वाली बात हो गई कि यहां पर 10 में से 10 था, मतलब यार बहुत छोटे हैं तो चेंज कर रहे हैं ना पोजीशन, वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में ऐसे मान लो कि भाई बड़े से हैं, ज्यादा पैसे हैं, तो जो चेंज कर भी रहे तो वो नजर नहीं आ रहा, ऑब्जर्वेबल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो जो इफेक्ट था ना वो आपका नलीफाई हो गया, वो जीरो हो गया बच्चा ना, कुछ ऐसी बात हो यहां पर। अच्छा, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ है, इसीलिए बच्चा वो एक्सटेंडेड सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स, तो ऐसा लगेगा जो ओवरऑल इफेक्ट है, जो ओवरऑल बच्चा जो इफेक्ट वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा कि वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ प्लैनेट्स आपके बहुत ही बच्चा पास है, इसीलिए जो देखो मान लो ये बड़ा सा है ना, से यहां पहुंचा, यहां तो ओवरऑल चेंज करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये स्टार छोटा सा, देखो ये मान लो ये स्टार है, ये देखो यहाँ पर है, ये इधर पहुंचा इधर, तो वो आपको विजिबल होगा, फाइन बच्चा, कुछ ऐसी ही कहानी है। तो यस यस यस, तो इस तरीके से बच्चा आपने टर्म फर्स्ट क्लास 10 साइंस मतलब सीबीएसई का जो रिडक्शन हुआ उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस रह गए थे वो सब आपने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से एक और अच्छी बात है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो टर्म फर्स्ट में आ रहा है, चैप्टर फर्स्ट हो चुका है, चैप्टर सेकंड हो चुका है, चैप्टर थर्ड हो चुका है, चैप्टर 6 हो चुका है, चैप्टर 10 कल ही कराया है, चैप्टर 11 खत्म। भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हमने कंप्लीट कर दी, और ये सब पॉसिबल हुआ आप सबकी सपोर्ट की वजह से। कीप सपोर्टिंग अस यार, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार मिलता गया तो ज्ञानी कीड़ा की फैमिली और बड़ी हो जाएगी। एंड जाते जाते फिर से बोलूंगा, बट ब्रदर्स व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं आप सभी से, और हाँ जितने भी
क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं मुझे उनका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। कोई डाउट और होता है या कुछ लेक्चर्स नहीं मिल रहे बताना मुझे टेलीग्राम पे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।